हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप एंड 10 मिनट्स अ डे सीरीज। आज हम टॉपिक कवर करने वाले दैट इज एएस एंड इंडेस। ट्रस्ट मी, एएस एंड इंडेस से आपको क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सम ऑफ द मैथ्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आपके इस कंपोनेंट में आ सकते हैं, तो ये आपको जरूर देखना है। दैट इज एएस क्या होते हैं। अब थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। दैट इज एएस मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये आपने एएफएम में भी स्टडी किया होगा। एएस का मतलब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपको रूल्स एंड गाइडलाइंस मतलब एक पैटर्न बताते हैं कि कैसे हमें हमारी सारी अकाउंटिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एएस 2 की बात करता हूँ तो AS2 इज रिगार्डिंग द इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री हमें पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंट्री तो आपके पास रॉ मटेरियल भी हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है, फिनिश गुड भी हो सकता है। उसकी वैल्यूएशन कैसे होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं, आप तो देखते हो वहां पे आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखी हुई दिखती है। ये एक सर्टेन अमाउंट आपके पास वहां पर रिटर्न होता है। बस बट इस अमाउंट तक हम पहुंचे कैसे, कैसे उसकी कैलकुलेशन होगी, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स आपके पास है। फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज। तो AS2 आपको बताता है कि तीनों मेथड में से आप क्या अप्लाई कर सकते हो। एंड पर्टिकुलरली आपकी जो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन है, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यूएशन है, वो किस बेसिस पे होने वाली है। नेक्स्ट वुड बी AS10 की अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट एएस, जो आपको बताते हैं कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर कौन सी एसेट आपकी क्वालिफाई करेगी, कैसे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन के क्या मेथड्स आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस बहुत सारी ट्रांजेक्शन करता है। तो उसके बेस पे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने मई के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करी, बट हो सकता है कि उन गुड्स की डिलीवरी किसी और डेट पे जाएगी, या फिर उसकी जो पेमेंट है, या फिर गुड्स जब डिस्पैच होंगे वो एक डिफरेंट डेट है। तो बहुत सारी अलग अलग डेट्स हो सकती है कि कब इनवॉइस कटा, कब डिस्पैच हुआ, कब पेमेंट आई हमारे पास। तो पर्टिकुलरली हम अपने अकाउंट में उसको किस पर्टिकुलर मंथ की इनकम माने या फिर रेवेन्यू माने। तो AS9 आपको बताते हैं कि रेवेन्यू को आपको, रेवेन्यू हो तो क्या, बट वेन यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट रेवेन्यू, उसकी पर्टिकुलर मंथ या फिर डेट क्या होगी, किस बेसिस पे आपको डिसाइड करते हो। मतलब एएस हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, जितनी भी अकाउंटिंग हमें करनी है उसकी उन चीजों के अंदर हमारी कौन हेल्प करता है, एएस हमारी हेल्प करता है, क्योंकि एक रूल बुक की तरह, गाइडलाइंस की तरह जो हमें बताते हैं कि कैसे हमें हमारी अकाउंटिंग करनी है। अब पहले अगर हम बात करें तो इनिशियली एएस ही चलते थे, इंडिया के अंदर फॉलो होते थे, जो हमने अ, बाहर के कुछ स्टैंडर्ड्स जैसे IFRS से फॉलो किया, या फिर हमने जो इंडियन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको लेके हमने एएस को बनाया, ताकि हर कंपनी की जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, जो काउंटिंग है वो ट्रांसपेरेंट रह सके, और मतलब सबका एक सिमिलर लाइंस पे वो फॉलोड हो। नेक्स्ट, अब कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, इंड एएस को लेके आए। एंड आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो मोस्टली जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है एंड जो आपकी अनलिस्टेड कंपनीज भी है, कुछ कंपनीज पे ये कंडीशन है कि उनको मैंडेटरली इंड एएस को ही फॉलो करना है। सिर्फ कुछ कंपनीज है जिनको एएस आज के टाइम पे फॉलो करना होता है। इंड एएस क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा बेटर के लिए हमने इंड एएस को फॉलो किया। एंड हम क्या, इसको कहाँ से फॉलो किया, जो बाहर के अंदर, ताकि हम ग्लोबल कंपटीशन को मीट कर पाए, या फिर ग्लोबली भी जो कंपनीज हमारी अकाउंटिंग देख रही है वो ये देख पाए कि ट्रांसपेरेंट है, एज वेल एज उनके अकॉर्डिंग वो भी चीजों को समझ पाए। सो नेक्स्ट वुड बी एएस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और हम इंडियस को अलग अलग समझेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आपके रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका क्या एस्पेक्ट कवर करते हैं, जैसे आपको किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना है, मेजर करना है, क्लासिफिकेशन क्या होगी, प्रेजेंटेशन क्या होगी, डिस्क्लोजर कैसे करना है। मतलब सारी अकाउंटिंग जो आपको करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो किस बेसिस पे आपको करनी है, इन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। फिर वी नो की हमारी कुछ सेपरेट अकाउंटिंग पॉलिसीज भी होती है, जो हमने एएफएम में भी आई होप आपने स्टडी की होगी, गोइंग कंसर्न, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर आपका इस तरह इक्विवल कंसेप्ट, ये सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज आपने वहां पर स्टडी की है। ये आपको ऑब्वियसली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वुड बी, अब ये कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक कमिटी होती है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो बोर्ड है वो इसको बनाता है। एंड ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, आईसीए। आपने सुना होगा, जो भी लोग सीए की प्रिपरेशन करते हैं, दैट इज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और इन्हीं का काम है एक कॉन्स्टिट्यूट करना, एक कमिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो फिर आगे क्या करता है, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की बात करें, तो दैट वुड बी कहाँ से बनाते हैं इन चीजों को, जो हमारे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो इशू करता है इन चीजों को। एज वेल एज इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं अकाउंटिंग अल्टरनेटिव। सभी कंपनीज एक बेसिस पे, ट्रांसपेरेंट बेसिस पे, एज वेल एज उनकी जो अकाउंटिंग है वो कंपेरेबल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। सबका फॉर्मेट, सबकी प्रेजेंटेशन, सबका हर एक चीज क्या होनी चाहिए, जो रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं दैट शुड बी सिमिलर, ताकि हम उनको क्या कर पाए, कंपेरेबल फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो पाए, जिससे अपनी इकोनॉमिक डिसीजन जो भी यूजर्स को लेने हैं, चाहे वो एक बैंक है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई इन्वेस्टर है, यूजर्स हमने पहले भी स्टडी किया, उनके लिए एक बेसिस रहे जिसके बेसिस पे वो सभी को कंपेयर कर पाए। नेक्स्ट वुड बी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो बाहर फॉलो होते हैं। सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो डेवलप्ड बाय इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ऑब्वियसली इन्हीं को हमने फॉलो किया, इनके रूल्स पे ही, इनके लाइंस पे हमने इनको प्रिपेयर किया हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। बट
मोस्टली इसको कॉपी नहीं किया गया, इनसे एक हेल्प ली गई जिसके थ्रू हमने हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले दिस नंबर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारे पास टोटल अभी के टाइम पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो आपके इंड एएस है वो कितने हैं? 41 इंड एएस हैव बीन नोटिफाइड सो फार। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंड एएस की, सबसे पहले तो ये किसको फॉलो कर रहा है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंड एएस एप्लीकेबल कब से हुई? 1 अप्रैल 2017 से ये एप्लीकेबल हो चुकी है। सब पर एप्लीकेबल नहीं है, कुछ डेफिनेशन आपको दे रखी है कि किसके ऊपर एप्लीकेबल है। कोई भी लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनी के जो भी जिसके शेयर्स ट्रांसफरेबल फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे आज के टाइम पे आप स्टॉक एक्सचेंज पे जिस भी कंपनी को देखते हो जिसमें आप शेयर्स परचेज कर सकते हो, उनके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो उसके अंदर, वो सारी आपकी लिस्टेड कंपनीज है। इनको क्या फॉलो करना है? इंड एएस ही फॉलो करना है, इरिस्पेक्टिव इनकी कोई भी नेटवर्क हो, हमेशा इनको लिस्टेड कंपनीज को इंड एएस ही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वुड बी जितनी भी आपकी अनलिस्टेड कंपनीज है, क्या सभी अनलिस्टेड कंपनीज को करना है? नहीं, जिनकी नेटवर्थ यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, नेटवर्थ दैट इज 250 सीआर और मोर अगर आपकी नेटवर्थ हो जाती है, देन यू हैव डेफिनेटली फॉलो द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर हुआ, अगर किसी कंपनी जो अनलिस्टेड है और उसकी नेटवर्थ लेस देन 250 सीआर है, तो उसको फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। वो फिर उस केस के अंदर इंडियस को फॉलो उनको करना मैंडेटरी नहीं है। तो एएस किसको फॉलो करना पड़ेगा? जो आपकी अनलिस्टेड कंपनीज है एंड हैव अ नेटवर्थ ऑफ लेस देन 250 सीआर। अब बात करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि कुछ कंपनीज की होल्डिंग भी होती है, सब्सिडरी भी होती है, जॉइंट वेंचर होती है। अब अगर हम बात करें एक ए कंपनी की एंड बी कंपनी को, अब ए जो है उसके पास बी का क्या है? पूरा पूरा कंट्रोल है कि 50% से ज्यादा का यहाँ पर कंट्रोल है। तो बी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी एस, एंड ए क्या बन जाएगी? होल्डिंग। तो हमने देखा था एज पर कंपनीज एक्ट आपको क्या करना है, ए को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने होते हैं और ए प्लस बी के जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी प्रिपेयर करने होते हैं। एंड यहाँ पर आपको एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोला जाता है कि ए कंपनी, फॉर एग्जांपल ए जो है वो यहाँ पर लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पर इनको इंडियस फॉलो करने पड़ेंगे। बट बी अगर अनलिस्टेड कंपनी भी है, बट क्योंकि ये सब्सिडरी बन जाएगी किसकी? ए कंपनी की, बिकॉज ए के पास 50% से ज्यादा का क्या कंट्रोल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल है। तो यहाँ पर बी कंपनी को भी क्या करना पड़ेगा? फिर इंडियस फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये बी कंपनी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की जिसके ऊपर एएस अप्लाई हो रहे हैं, इंडियस अप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो उसकी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, चाहे वो उसके साथ मिलकर काम कर रही है एज अ ज्वाइंट वेंचर, तो इस बी कंपनी को भी, ऑल्दो ये एक अनलिस्टेड कंपनी है, फिर भी इसको इंडियस क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे। तो एक बार हम दोबारा देखते हैं, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है उनको तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा। जो अनलिस्टेड कंपनीज है अगर उनकी नेटवर्क 250 प्लस सीआर है, 250 सीआर प्लस है, तो उनको भी क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर एक कंपनी लिस्टेड है अनलिस्टेड है फर्क नहीं पड़ता, बट वो किसी होल्डिंग की है या सब्सिडरी है, जॉइंट वेंचर है या एसोसिएट कंपनी है, किसी भी लिस्टेड कंपनी की या फिर किसी अनलिस्टेड कंपनी की जिनका हमने ऊपर बात करी कि उनकी जो नेटवर्क है वो 250 सीआर से ऊपर है, मतलब जिस कंपनी के ऊपर इंडिया सप्लाई हो रहे हैं, अगर आप उसकी होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर या एसोसिएट हो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? इंडिया अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज, और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे आता है कि कौन सी आपकी एक्सेप्टेड कंपनीज है जिनको अभी इंडिया को फॉलो नहीं करना है, दैट आर जो लिस्टेड है। अब यहाँ पर लिस्टेड वर्ड किसके लिए यूज किया गया है? जो भी एसएमईज है। एसएमई की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी हुई है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो आपकी होती है, अगर वो कंपनी है उनका कोई लिस्ट हो रहा है शेयर या फिर आईपीओ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उस केस के अंदर उनको, अगर वो लिस्टेड भी है, देन ऑल्सो दे डोंट हैव टू फॉलो इंडियस, उनके ऊपर क्या अप्लाई होगा? अदर देन इंडियस उनको अपनी अकाउंटिंग करती है। नेक्स्ट वुड बी एक्सचेंज कंपनी नॉट कवर्ड इन द रोड मैप फॉर मैंडेटरी अडॉप्शन, इनको नहीं करनी है। एंड इंश्योरेंस कंपनी जो आपकी आती है, बैंकिंग कंपनी आती है, एनबीएफसी आती है, इनको भी इंडियस फॉलो नहीं करना है। तो आई होप हमें क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियस को फॉलो करना है, लिस्टेड कंपनीज को, अनलिस्टेड कंपनीज में 250 सीआर प्लस नेटवर्क, एंड अगर उनकी कोई होल्डिंग सब्सिडी है, जॉइंट वेंचर है, इन्हीं को फॉलो करना है। एंड कुछ आपके पास एग्जाम्पशन भी दे रखी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंडियस का जो नेम है और नंबर है वो बिल्कुल सेम रखा गया है, आईएफआरएस, बिकॉज जो इंडियस है वो बिल्कुल आपके मोस्टली सिमिलर है किसके साथ? आपकी जो आईएफआरएस है, दैट आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस और डिफर करते हैं आईएफआरएस के साथ, बट ऑब्वियसली हमने बात करी यहाँ पर जब इंड एएस की, तो कुछ कुछ चीजें उसके अंदर चेंज करी, कुछ एडिशन करी, कुछ डिलीशन करी, एंड उसके बाद उनको इंडियस लाया गया। एंड ऑब्वियसली कौन करता है? जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो भी रिकमेंड करता है किसको? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट उसको क्या करती है? अप्रूव करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर द कंसीडरिंग ऑफ रिकमेंडेशन वो उनको नोटिफाई या फिर वो इशू हो जाते हैं। नेक्स्ट, टोटल कितने स्टैंडर्ड्स हैं आपके पास? 41 स्टैंडर्ड्स हैव बीन नोटिफाइड टिल नाउ, और उसमें से 2 स्टैंडर्ड्स क्या है? सस्पेंड कर दी गए एंड विथड्रॉन कर दी गए।
Next conceptual question: what is the total number of Indian standards that have been notified so far? So I hope ये बहुत simple question है, you could be easily able to answer the question. You can answer it out in the chat box. Thank you so much for viewing this video.